Land is not just a piece of soil, it is someone's livelihood, someone's pride and someone's means of survival. लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ जमींदारी सिस्टम एक जमाने में बोलबाला रखता था और छोटे किसानों की कंडीशन हमेशा ही वर्स थी, इंडिपेंडेंस के बाद एक नया एरा शुरू हुआ, द एरा ऑफ लैंड रिफॉर्म्स. दिस वाज नॉट जस्ट अबाउट चेंजिंग लॉज, इट वाज एन इकोनॉमिक एंड सोशल रेवोल्यूशन aimed at bringing equality to the society. पर क्या ये रिफॉर्म्स सच में किसानों की जिंदगी बदल पाए? क्या लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ने गरीबों को उनका हक दिलाया या फिर सिर्फ कागज पर लिखी कुछ पॉलिसीज बनकर रह गया? ये कहानी है एक ऐसे सफर की जो जमींदारी से टेनेंसी रिफॉर्म्स तक, सीलिंग लॉज से कोऑपरेटिव फार्मिंग तक हर मोड़ पर नए चैलेंजेस और नए सवाल लेकर आया. आज के 7 PM हाइलाइट्स में हम डिटेल्स में समझेंगे कि कैसे आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने नए लैंड रिफॉर्म्स के जरिए लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटल बनाया, प्रॉपर्टी राइट्स को सुरक्षित किया और डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए नए कानून लाए. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स, यानी ऐसे कानून और पॉलिसीज जो हमारे लैंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को बदलने के लिए बनाए गए हैं. लैंड रिफॉर्म्स का मुख्य मकसद है इनइक्वालिटी को दूर करना, किसानों के अधिकार को सुरक्षित करना और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना. हमारे देश में जमीन एक ऐसा रिसोर्स है जो न सिर्फ आर्थिक समृद्धि का एक मूल मंत्र है बल्कि सामाजिक न्याय का भी एक प्रतिनिधि है. प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में ब्रिटिश ने अलग अलग लैंड सिस्टम जैसे परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी, महलवारी को लागू किया. इन सिस्टम्स ने किसानों के ऊपर अत्यधिक बोझ डाला जिससे टेनेंट एक्सप्लॉयटेशन और इनइक्वालिटी बढ़ी. इंडिपेंडेंस के बाद नए भारतीय सरकार ने इन पुरानी व्यवस्थाओं को खत्म करने के लिए बहुत से रिफॉर्म्स लागू किए जिससे लैंड ओनरशिप में सुधार हो सके. चलिए अब समझते हैं लैंड रिफॉर्म्स के एवोल्यूशन को जो हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है. द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड. ब्रिटिश ने परमानेंट सेटलमेंट जैसे कानून लाए जहां जमींदारों को अधिकार दिया गया और किसानों से अधिक रेवेन्यू वसूल किया गया. इससे टेनेंट एक्सप्लॉयटेशन और इनइक्वालिटी का सिलसिला शुरू हुआ. रैयतवारी और महलवारी सिस्टम्स ने भी इस बात को मजबूत किया क्योंकि इनमें भी किसानों पर अत्यधिक टैक्स का बोझ था. इंडिपेंडेंस के बाद सरकार ने सबसे पहले जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया. उत्तर प्रदेश जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1950 जैसे कानून लाए गए. इस दौर में फर्स्ट 5-year प्लान ने लैंड रिफॉर्म्स को एक सोशल जस्टिस का टूल बनाने की कोशिश की. अब सेकेंड फेज में टेनेंसी रिफॉर्म्स पर जोर दिया गया. रेंट रेगुलेशन लॉज बनाए गए जिससे किसानों को उचित भाड़ा मिल सके और उनका टेन्योर सिक्योर हो सके. वेस्ट बंगाल में ऑपरेशन बर्गा ने शेयर क्रॉपर्स को उनके अधिकार दिलाए जिससे प्रोडक्टिविटी और बढ़ी. और थर्ड फेज में लैंड सीलिंग एक्ट्स को लागू किया गया. केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट्स ऑफ 1963 जैसे इनिशिएटिव्स ने सरप्लस लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जिससे लैंडलेस फार्मर्स को जमीन मिली. इस फेज ने रीडिस्ट्रीब्यूशन का एक नए दौर को आरंभ किया जिसमें 2 मिलियन एकड़ से ज्यादा जमीन फार्मर्स में बांटी गई. फोर्थ फेज में ग्रीन रेवोल्यूशन ने फोकस को लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर शिफ्ट कर दिया. भूदान और ग्रामदान मूवमेंट जैसे विनोबा भावे के इनिशिएटिव्स ने वॉलंटरी लैंड डोनेशन का मॉडल बनाया. पंजाब और हरियाणा की ग्रीन रेवोल्यूशन ने दिखाया कि मॉडर्न टेक्निक्स के साथ लैंड कंसोलिडेशन प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकता है. फिफ्थ फेज में रिफॉर्म्स थोड़े स्टॉल हो गए. पॉलिटिकल रेजिस्टेंस, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज और ग्रोइंग कमर्शियलाइजेशन ने लैंड रिफॉर्म्स के ऑब्जेक्टिव्स को दबा दिया. हालांकि प्लान्स बने रहे पर इम्प्लीमेंटेशन में काफी चैलेंजेस आए. सिक्स्थ फेज में लैंड रिफॉर्म्स अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और डिजिटलाइजेशन के चैलेंजेस से जूझ रहा है. फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006 ने ट्राइबल कम्युनिटीज के अधिकार को रिकॉग्नाइज किया जबकि राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट ऑफ 2013 ने डिस्प्लेस्ड फार्मर्स को फेयर कॉम्पेंसेशन दिया. DIL RMP जैसे डिजिटल इनिशिएटिव से लैंड रिकॉर्ड्स को मॉडर्नाइज करने की कोशिश हो रही है. अब बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स के सिग्निफिकेंस की जो हमारे देश के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है. जब हमारे देश की पॉपुलेशन 2047 तक 1.6 बिलियन होने का अंदाजा है तो फूड सिक्योरिटी, अर्बन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जमीन का सही इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. आज के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 86% फार्मर्स के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है. लैंड फ्रैगमेंटेशन से प्रोडक्टिविटी कम होती है, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाता है और मैकेनाइजेशन मुश्किल हो जाता है. अब पंजाब और हरियाणा के ग्रीन रेवोल्यूशन ने ये दिखाया कि जब लैंड रिफॉर्म्स के जरिए कंसोलिडेटेड लैंड होल्डिंग्स और मॉडर्न टेक्निक्स को अपनाया गया तो एग्रीकल्चरल आउटपुट ड्रामेटिकली बढ़ सकता है. रूरल इंडिया में 58% हाउस होल्ड्स लैंडलेस हैं. जब किसानों को सिक्योर लैंड राइट्स मिलते हैं, चाहे वो टेनेंसी राइट्स हो या डायरेक्ट ओनरशिप, तो उनकी क्रेडिट फैसिलिटीज इंप्रूव होती हैं और उनका इकोनॉमिक स्टेटस भी अपलिफ्ट होता है. वेस्ट बंगाल का ऑपरेशन बर्गा इसका एक शानदार उदाहरण है जिसमें शेयर क्रॉपर्स के अधिकार को मजबूत करने से उनकी प्रोडक्टिविटी और जिंदगी में सुधार आया. और जब सरकार ट्रांसपेरेंट पर एफिशिएंट लैंड रिकॉर्ड सिस्टम इंप्लीमेंट करती है
तो लैंड एक्विजिशन फॉर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, SEZs और लॉजिस्टिक्स हब्स बहुत आसान हो जाते हैं। गुजरात के GIDC ने ये दिखाया कि जब लैंड एलोकेशन में ट्रांसपेरेंसी हो पर FDI अट्रैक्ट होती है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफी बूस्ट मिलता है। अर्बन पॉपुलेशन 2047 तक 50% से ज्यादा हो जाएगी। इससे प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट, लैंड पूलिंग और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की जरूरत पड़ती है। नवी मुंबई एयरपोर्ट का लैंड पूलिंग मॉडल एक सक्सेसफुल एग्जांपल है, जहां इक्विटेबल कॉम्पनसेशन और स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन से अर्बन एक्सपेंशन का मॉडल तैयार हुआ। और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक लैंड डिस्प्यूट से इंडिया को हर साल $10 बिलियन का नुकसान होता है। डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड्स और यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क से डिस्प्यूट्स कम हो सकते हैं, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जल्दी कंप्लीट होंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट होगी। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 के मुताबिक 30% लैंड डिग्रेडेड है। सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस, सॉइल कंजर्वेशन और रिफॉरेस्टेशन इनिशिएटिव से लैंड रिस्टोरेशन हो सकता है। राजस्थान में एग्रोफोरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स ने 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को रिस्टोर किया है, जिससे सॉइल हेल्थ और लोकल लाइवलीहुड्स दोनों सुधरे। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे चैलेंजेस की जो लैंड रिफॉर्म्स के फुल पोटेंशियल को रियलाइज करने में रुकावट बन रहे हैं। सबसे पहला है लैंड फ्रेगमेंटेशन। एग्रीकल्चरल सेंसस 2015-16 के मुताबिक 86% फार्मर्स के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। लैंड फ्रेगमेंटेशन से न सिर्फ प्रोडक्टिविटी गिरती है बल्कि ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज आउटडेटेड और कॉम्प्लेक्स लैंड लॉज। इंडिया में 300 से ज्यादा स्टेट और सेंट्रल लॉज हैं जो लैंड गवर्नेंस को कंट्रोल करते हैं। ये फ्रेगमेंटेशन कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करता है और लीगल डिस्प्यूट्स को जन्म देता है। एक इनकंसिस्टेंट लैंड एक्विजिशन पॉलिसी इन्वेस्टर्स के लिए अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डिले करती है। लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन इश्यूज भी हैं, जैसे NCAER के 2023 के रिपोर्ट के हिसाब से DIL RMP के बावजूद सिर्फ 89% रूरल लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज्ड हैं और 60% लैंड होल्डिंग्स के क्लियर टाइटल्स नहीं है। ये गैप लिटिगेशन, लैंड ग्रैबिंग और करप्शन का बहुत बड़ा कारण है। और एक्विजिशन और रिहैबिलिटेशन बॉटलनेक्स तो हैं। अक्सर लैंड एक्विजिशन के दौरान किसानों के साथ फेयर कॉम्पनसेशन और रिहैबिलिटेशन इश्यूज उठते हैं, जिससे प्रोजेक्ट्स जैसे बुलेट ट्रेन्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और हाईवेज डिले हो जाते हैं। पॉस्कोज ओडिशा प्रोजेक्ट इसका एक एग्जाम्पल है, जहाँ डिस्प्लेसमेंट को लेकर बहुत प्रोटेस्ट हुआ। अर्बन लैंड शॉर्टेज भी एक रीजन है। रैपिड अर्बनाइजेशन के चलते लैंड होर्डिंग, स्पेकुलेशन और अनक्लियर लैंड यूज पॉलिसीज से अर्बन लैंड की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। मुंबई के धारावी रीडेवलपमेंट प्लान में ये सब चैलेंजेस सामने आए हैं। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एंड विमेन्स लैंड राइट्स। एग्रीकल्चरल सेंसस 2015-16 के मुताबिक रूरल इंडिया में विमेन सिर्फ 14% जमीन होल्ड करती हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज भी माइनिंग और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट से डिस्प्लेस हो रहे हैं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इन कम्युनिटीज के राइट्स को सुरक्षित करने में भी काफी वीक है। तो अब बात करते हैं आने वाले दौर के लिए हम कैसे एक सस्टेनेबल और इंक्लूसिव लैंड रिफॉर्म्स का मॉडल तैयार कर सकते हैं। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। जैसे एस्टोनिया ने ब्लॉकचेन बेस्ड लैंड रजिस्ट्री एस्टैब्लिश किया, वैसे ही हमें अपने लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना होगा। डिजिटल रिकॉर्ड से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और करप्शन कम होगा, जिससे डिस्प्यूट्स दूर होंगे। लैंड कंसोलिडेशन। फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स को कंसोलिडेट करने से न सिर्फ मैकेनाइजेशन आसान होगा बल्कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। चाइना के कलेक्टिव फार्मिंग मॉडल से हमें सीखने को मिलता है कि जब छोटी छोटी जमीन एक साथ आती हैं तो उनका इस्तेमाल बहुत ही एफिशिएंट तरीके से हो सकता है। इंक्लूसिव लैंड राइट्स और जेंडर इक्वालिटी। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, खासकर महिलाओं को लैंड ओनरशिप देने से उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बढ़ेगी। ओडिशा के वसुंधरा स्कीम जैसे इनिशिएटिव से थाउजेंड्स ऑफ लैंडलेस फैमिलीज अपलिफ्ट हुई है। ऐसे रिफॉर्म से सामाजिक न्याय और इंक्लूसिव ग्रोथ का मार्ग प्रशस्त होता है। फेयर लैंड एक्विजिशन एंड रिहैबिलिटेशन। लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को पार्टिसिपेटरी और ट्रांसपेरेंट बनाना होगा, जिसमें फेयर कॉम्पेंसेशन हो और डिस्प्लेस लोगों को सही रिहैबिलिटेशन मिले। अमरावती लैंड पूलिंग स्कीम का जर्मनी के लैंड पूलिंग मॉडल से प्रेरित अप्रोच एक अच्छा मॉडल है, जिससे बैलेंस अचीव किया जा सकता है। कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट राइट्स और ट्राइबल एम्पावरमेंट। इंडिजिनस कम्युनिटीज के अधिकार को रिकॉग्नाइज करके हम कंजर्वेशन और लोकल डेवलपमेंट को साथ ले सकते हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरोली में ट्राइबल कम्युनिटीज ने अपने फॉरेस्ट प्लान को सक्सेसफुली मैनेज किया है। ये एक एग्जांपल है जो दूसरे देशों जैसे मेक्सिको के एजिडोस सिस्टम से प्रेरित है। प्रमोटिंग सस्टेनेबल लैंड यूज। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए लैंड मैनेजमेंट पॉलिसीज में रिफॉरेस्टेशन, सॉइल कंजर्वेशन और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को इंटीग्रेट करना होगा। राजस्थान के एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स ने 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को रिस्टोर किया है। ये हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और आज जब हम ग्लोबल चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी से जूझ रहे हैं,
तो लैंड रिफॉर्म्स एक ऐसा टूल है जो हमारे फ्यूचर को शेप कर सकता है। ये रिफॉर्म्स न सिर्फ हमारे किसानों के लिए बल्कि पूरे देश के इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और सोशल विकास के लिए महत्वपूर्ण है। लैंड रिफॉर्म्स एक हिस्टोरिकल नेसेसिटी से लेकर आज एक मॉडर्न चैलेंज तक हमारे देश की बुनियाद को मजबूत करने का जरिया बन गए हैं। आंध्र प्रदेश के नए रिफॉर्म्स से लेकर पूरे देश में चल रहे डिजिटल इनिशिएटिव्स, ये सब हमें ये दिखाते हैं कि जब ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिविटी और एफिशिएंसी को अपनाया जाए तो जमीन के सही इस्तेमाल और मैनेजमेंट से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। अब सवाल है कि हम इन रिफॉर्म्स से अपनी आर्थिक, सामाजिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं? क्या लैंड रिफॉर्म्स हमारे देश के फ्यूचर को नई रोशनी में ला सकते हैं? क्या हमारे किसान और अर्बन लोग मिल करके एक नई इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल तैयार कर सकते हैं या नहीं? क्या हम एक ऐसा फ्रेमवर्क बना सकते हैं जो न सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाए बल्कि सामाजिक न्याय और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी प्रमोट करें? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और जुड़े रहिए फोरम आईएएस के साथ।